प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय मौर्य संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग परीक्षा की दृष्टि से मेघदूतम का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। यह कक्षा वैसे कल से पहले प्रतिदिन रात्रि के 9:15 पर चलती थी, लेकिन आप लोगों के ही कथनानुसार मैंने इसका समय परिवर्तित करके दिन में अर्थात शाम को 4 बजे रख दिया है, जो कि प्रीमियर पे चलती है। प्रीमियर अर्थात मित्रों मैं उसमें लाइव नहीं रहता हूँ, ये रिकॉर्ड करके वीडियो हम डाल देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चूँकि उस समय मैं विद्यालय से ही आने में, अपने कॉलेज से ही आने में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स को हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जो भी आप लोगों के प्रश्न हो उस कमेंट्स में हम उत्तर देते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग पिछली कक्षा तक मित्रों इसके श्लोक 31 तक का अध्ययन कर लिए थे, और आज की कक्षा में हम लोगों को इस श्लोक संख्या 32 से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स ले लीजिए, अगर रखे हो तो, या फिर जिस लेखक की पुस्तक हो मित्रों उसको ले लीजिए, या फिर मित्रों अगर आप लोग इस नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी पुस्तक को मंगा लिया है तो फिर या तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं मित्रों इसी पुस्तक से पढ़ाते हैं आप सभी लोगों को, जो कि मेरे द्वारा ही लिखित और संकलित है। अगर आप लोग इस पुस्तक को मंगा लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मंगाए होंगे तो जो इस पट्टी पे चल रहा है लेकिन नहीं, पट्टी पे नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, क्योंकि ये लाइव रहता तो दिखता, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हम कमेंट्स में इस पुस्तक को ऑर्डर करने के लिए मेरा नंबर है, उस पर से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अच्छा, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं समय को बिना व्यतीत किए हुए। तो प्रसंग है कि उज्जैनी में प्रवाहित होने वाली शिप्रा नदी के वायु का वर्णन। अब मित्रों आज ध्यान दे लिया जाए, थोड़ा सा अपने पिछला जो कंटेंट था उसके तरफ हम लोग चलते हैं। अर्थात मेघ जो है निर्विंध्या नदी को, सिंधु नदी को पार करके अवंती में प्रवेश करता है। अवंती में जाने के बाद कहते हैं कि अवंती में तुम जनपद में प्रवेश करके उज्जैनी नदी को चले जाना, उज्जैनी को जाना, ठीक है। अब उज्जैनी को जा रहे हैं, तब उज्जैनी में एक नदी बहती है, ठीक। उसका नाम है मित्रों शिप्रा नदी। उसका क्या नाम है? शिप्रा नदी। उस शिप्रा नदी के वायु का वर्णन कर रहे हैं कि शिप्रा नदी का जो वायु है वह क्या क्या करता है, उसकी वायु की खूबियां क्या है, वायु के गुण क्या है, इसका वर्णन यहाँ पर यक्ष मेघ से कर रहा है। तो इस श्लोक में मित्रों हम लोगों के शिप्रा नदी के वायु का वर्णन है। तो चलिए अध्ययन हम लोग अब प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है तो कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, इतना दिख रहा है, ओके। तो क्या है मित्रों? दीर्घी कुरुवन पटु। दीर्घी कुरुवन पटु अर्थात मित्रों दीर्घी का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर हम लोगों के कि बड़ा करना, ठीक है। अर्थात कहले बढ़ाता हुआ, बढ़ाता हुआ। दीर्घी कुरुवन माने बढ़ाता हुआ, ठीक है। अब बढ़ा रहा है, कोई बढ़ा रहा है मित्रों, कौन बढ़ा रहा है अभी बात आगे हो जाएगी। पट माने स्पष्ट। पट माने क्या होगा मित्रों? स्पष्ट। मद कलम। मद माने मद से, और कलम मतलब मित्रों मधुर। मद से मधुर, से भी कर लेते हैं, मद से मधुर, स्पष्ट मद से मधुर, ठीक। तो बढ़ाता हुआ, तो भाई किसको बढ़ाया जा रहा है? तो कह रहे हैं कि स्पष्ट। क्या स्पष्ट? तो मद से मधुर। तो कह रहे हैं मद से मधुर क्या है? तो कह रहे हैं कूजतम। कूजतम अर्थात मित्रों शब्द। मद से मधुर क्या है? तो शब्द है। तो फिर प्रश्न उठाइए कि मद से मधुर स्पष्ट शब्द, मद से मधुर स्पष्ट शब्द। तो प्रश्न उठा लीजिए कि किसका है? मद से मधुर स्पष्ट शब्द किसका है? तो करें सारसा नाम, करें सारसों के, सारसों के। हो गया स्पष्ट कि मद से मधुर स्पष्ट शब्द सारसों के, ठीक। अर्थात मित्रों जो सारस के जो शब्द हैं वो स्पष्ट हैं और वह मद से मधुर है।
तो ये जो कूजितम, ये जो शब्द है इसका मद से मधुरम, ये इसका विशेषण हो जाएगा कि सारसों के स्पष्ट मद से मधुर शब्द को क्या कर रहा है, बढ़ाता हुआ। तो मित्रों प्रश्न दिमाग में उठेगा कि सारसों के मधुर स्पष्ट शब्द को कौन बढ़ा रहा है। तो कौन बढ़ा रहा है मित्रों, अभी यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, स्पष्ट रहेगा दिमाग में। तो शिप्रावातः अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा कि शिप्रा का वायु, शिप्रा का वायु। एक्चुअली मित्रों देखिए होता क्या है कि वायु चलती है, सुबह सुबह जो शिप्रा नदी है वहाँ पे सारस बैठते हैं उस नदी में। उस नदी में कौन बैठते हैं, सारस। और सारस जो है सुबह सुबह क्या करते हैं, वो अपना आवाज़ निकालते हैं। ठीक, अब उसी समय शिप्रा का वायु चल रहा है। तो जानते हैं कि जब हवा चल रही है तो सारस का उसी में आवाज़ और शब्द कर रहे हैं, तो जो शब्द कर रहे हैं तो हवा उनकी आवाज़ों को बढ़ा दे रहा है। तो ये समझ लीजिए कि शिप्रावातः यानी शिप्रा के वायु का मित्रों दीर्घी कुर्मन क्या हो जाएगा, विशेषण। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, विशेषण अर्थात फिर से समझिए, यही परीक्षा का प्रश्न है मित्रों, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे नहीं तो, कि दीर्घी कुर्मन, दीर्घी कुर्मन कि बढ़ाता हुआ कौन है, जो शब्द को है कौन बढ़ा रहा है, तो शिप्रा का वायु। ठीक, तो शिप्रा के वायु का यह विशेषण और शिप्रा के वायु हो जाएगा विशेष से। अब स्पष्ट अर्थ सुन लीजिए इस पंक्ति का कि सारसों के स्पष्ट और मद से मधुर शब्द को बढ़ाता हुआ कौन, शिप्रा का वायु उनके शब्दों को बढ़ा रहा है। एक काम हो गया, यह एक बातें तो यहां पर स्पष्ट हो गई। और कह रहे हैं कि शिप्रा, अच्छा प्रश्न यह भी उठेगा कि वह शिप्रा के वायु को कब बढ़ा रहा है, सुबह में, दोपहर में, शाम में। यह भी प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा मित्रों। तो याद कर लीजिए प्रत्युषेषु यानी प्रातः काल में, प्रातः काल में। ठीक, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस समय में शिप्रा का वायु सारसों के मधुर मद से स्पष्ट आवाज को, शब्द को बढ़ाता है। तो कब बढ़ाता है मित्रों, प्रातः काल में। फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया ये शिप्रा के वायु का पहला कार्य। अब हम लोग चलते हैं शिप्रा के वायु के दूसरे कार्य की तरफ। अच्छा, उसके दूसरी गुणवत्ता की तरफ कि उसकी वायु क्या है, कार्य एक तो हो गया, कार्य बाद में, फिर कार्य आगे है। अभी इसका एक गुण की बात कर रहे हैं कि वो उसका गुण क्या है, करें स्फुटित कमल आमोद मैत्री कषाय। तो स्फुटित मतलब मित्रों क्या हो जाएगा, खिले हुए। स्फुटित मने खिले हुए। कौन खिला हुआ है, तो कह रहे हैं कि कमल मने कमल के। आमोद कह रहे कमलम आमोद यानी मित्रों कमल की गंध से। आमोद मने गंध या सुगंध से। मैत्री मने मित्रता यानी संपर्क में आने से। मैत्री यानी मित्रता, अर्थात मित्रों कह ले कि संपर्क में आने से। गिस प्रत्यय इसमें लगता है तो क्या हो जाएगा, संपर्क में आने से। कषाय मने सुगंधित, कषाय मने सुगंधित। यानी कि जो शिप्रा का जो वायु है वह उस शिप्रा नदी में कमल भी खिले हुए हैं। सारस तो है ही हैं, लेकिन कमल भी उसमें खिले हुए हैं। और कमल जो खिले हुए हैं तो उनके गंध के संपर्क में आने से सुगंधित कौन हो गया, तो मित्रों शिप्रा का वायु, शिप्रावातः। तो यह भी मित्रों क्या हो जाएगा, शिप्रावातः का विशेषण। नोट करते रहिएगा ये सब, अन्यथा मित्रों आप लोगों को इस तरीके से सब जगह मिलने वाला नहीं है यह ज्ञान। ठीक, तो शिप्रा का जो वायु है यह इस शिप्रा के वायु का दूसरा विशेषण। पहला इस शिप्रा के वायु का क्या विशेषण था कि वह दीर्घी कुर्वन्, यह सारस के शब्दों को बढ़ा रहा था, यह उसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि वह खिले हुए कमल के गंध के संपर्क में आने से सुगंधित हो गया है। ये दो विशेषता हो गई, दूसरा विशेषण हो गया। अब तीसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वह शिप्रा का वायु स्त्रीणाम, स्त्रीणाम मने स्त्रियों के,
स्त्रीणाम अर्थात मित्रों स्त्रियों के, हरति मने दूर करता है, हरति मने दूर करता है। तो स्त्रियों का क्या दूर करता है? तो कह रहे मित्रों सूरत ग्लानिम, सूरत ग्लानिम। सूरत ग्लानिम अर्थात कह ले मित्रों कि रति क्रीड़ा को, सूरत अर्थात रति क्रीड़ा, अर्थात रति क्रीड़ा के, ग्लानिम माने थकावट, थकावट को दूर करता है। ठीक, कि वह शिप्रा का जो वायु है वह स्त्रियों के रति क्रीड़ा के थकावट को दूर करता है। ठीक, यह हो गया इसका एक और कार्य। मान लो एक पहला था, यह दूसरी उसकी विशेषता हो गई है, और यह इसकी तीसरी विशेषता हो गई है। एक और विशेषता बताएंगे कि अंगानुकूल, ये हो जाएगी मित्रों चौथी विशेषता, कि अंगों को अनुकूल लगने वाला, अंगों के अनुकूल या अंगों के अनुकूल लगने वाला वायु। तो यह भी मित्रों अंगानुकूल, यह भी शिप्रावातः का ही विशेषण है। शिप्रा का वायु कैसा है? अंगानुकूल है, अंगों के अनुकूल है। अन्यथा मित्रों किसी किसी नदी से या बांध से ऐसी हवाएं चलती हैं इतनी ठंडी शीतल कि ठंडे लग जाती है, वहाँ से भाग जाएंगे हम लोग, वह अंगों के अनुकूल नहीं। लेकिन जो शिप्रा का जो वायु है वह अंगानुकूल है, अंगों के क्या है मित्रों? अनुकूल है। तो यह हो जाएगा, अगर हम ले लें इस विशेषता की दृष्टि से, तो शिप्रावातः का यह चौथा विशेषता बता दिया। याद आई? फिर से देख लीजिए कि शिप्रा का वायु का पहला कार्य कह लें या विशेषता कह लें, क्या है? कि यह दीर्घी कुर्वन, शब्दों को बढ़ाता है, शब्दों को बढ़ाता है। किसके शब्दों को? तो यहां बता दिए कि मद से मधुर सारसों के स्पष्ट शब्द को बढ़ाता है। ठीक, दूसरा विशेषण इन्होंने क्या बता दिया कि यह वहां के शिप्रा नदी में खिले हुए कमल के गंध के संपर्क से सुगंधित है। यह इसकी दूसरा विशेषण हो गई। तीसरा क्या बता दिए कि यह सूरत ग्लानिम, स्त्रीणाम हरति सूरत ग्लानिम, यह रति क्रीड़ा में थकावट, रति क्रीड़ा के स्त्रियों के रति क्रीड़ा की थकावट को यह दूर करता है, हर लेता है। चौथी विशेषता क्या बता दिए? यह अंगों के अनुकूल है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं इस पंक्ति की तरफ। तो इस पंक्ति में क्या है मित्रों? अब कह रहे हैं कि जो सूरत ग्लानिम अंगानुकूला, सूरत ग्लानिम अंगानुकूला, यानी कि जो ये स्त्रियों के थकावट को, रति क्रीड़ा के थकावट को जो दूर करता है, कह रहे हैं कि प्रियतम ईव, कह रहे जो दूर करता है वह प्रियतम के समान दूर करता है, प्रियतम के समान दूर करता है। मित्रों यही हो जाता है हम लोगों का उपमा अलंकार, यानी कि रति क्रीड़ा से जो थकावट होती है स्त्रियों को, उसकी स्त्रियों की थकावट को दूर कर देता है। लेकिन किसके समान? करें प्रियतम के समान। कैसे प्रियतम के समान? तब करें कि प्रार्थना चाटुकारः, प्रार्थना चाटुकारः अर्थात मित्रों पुनः रति करने की याचना में, पुनः रति करने की याचना में, पुनः रति करने की याचना में याचना के निमित्त चापलूसी करने वाला, याचना के लिए चापलूसी करने वाला, याचना के लिए चापलूसी करने वाला अर्थात तैयार करने वाला। ये प्रार्थना चाटुकारः का अर्थ ऐसे समझ लीजिए मित्रों कि जैसे कि रति क्रीड़ा में जो सूरत क्रीड़ा है उसमें जब स्त्री थक जाती है तो प्रार्थना चाटुकारः अर्थात जो उसका प्रियतम होता है फिर से उसको संभोग करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो उसके लिए वो चापलूसी करता है, उसके लिए उसकी क्या करता है? चापलूसी करता है। तो उसके चापलूसी करने का तात्पर्य हुआ कि उसके अंगों में सिहरन भरना, उसके अंगों में सिहरन भरना, और कह ले कि कुछ ऐसे अपने मुख से ऐसे सांसों को निकालना जिससे कि उसके अंगों में सिहरन उत्पन्न हो जाए और वह पुनः संभोग करने के लिए तैयार हो जाए।
ठीक, तो उसी प्रियतम के समान, उसी प्रियतम के समान, किस प्रियतम के समान? जो कि पुनः रति क्रीड़ा करने की याचना करने में जो चापलूस होता है, ऐसे प्रियतम के समान ही कौन है? यह शिप्रा नदी का वायु है, जो कि रति क्रीड़ा के थकावट की स्त्रियों को दूर कर देता है। अब यहाँ पर मित्रों हम बता दें आप लोगों को, एक चीज़ स्पष्ट कर लें। चूँकि यहाँ पर हमने देखा है कुछ पुस्तकों में अलग अलग या अन्य से जो प्रकाशित होती हैं पुस्तकें, वहाँ के लिए हम बातें बोल रहे हैं, स्पष्ट करना चाहेंगे। अगर आप लोगों से प्रश्न यह पूछा जाए, ठीक है, कि स्त्रियों के रति क्रीड़ा के थकावट को कौन दूर करता है, तो शिप्रा नदी का वायु दूर करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, कौन दूर करता है? तो शिप्रा का वायु दूर करता है। ये मत लगा दीजिएगा कि उसका प्रियतम दूर करता है ना, शिप्रा नदी का वायु दूर करता है। लेकिन प्रश्न यह उठाएंगे, अब अगला प्रश्न सुनिए, कि शिप्रा नदी का वायु किसके समान रति क्रीड़ा से थकावट रति क्रीड़ा में उत्पन्न स्त्रियों के थकावट को दूर करता है? किसके समान वो दूर करता है थकावट को? तब कहेंगे कि प्रियतम के समान। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रियतम के समान। अन्यथा अगर पूछा गया कि स्त्रियों के रति क्रीड़ा की थकावट को कौन दूर करता है, तो शिप्रा नदी का वायु दूर करता है। किसके समान? प्रियतम के समान। और कौन से प्रियतम के समान? तो प्रार्थना में चाटकार करने वाले प्रेमी के समान। इसलिए मित्रों यहाँ पर इव के समान यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो शिप्रा नदी का वायु है, जो उनकी थकान को दूर करता है, उसकी समानता प्रियतम के थकान के दूर करने के साथ दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब संपूर्ण अर्थ को मित्रों एक बार पुनः देख लेते हैं, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि अच्छा, ये चीज यहाँ पर छोड़ गई मित्रों, यत्र मने जहां, यह तो हम लोगों से छूट ही गया। यत्र मने जहां, यह जहां मैंने कहा मित्रों तो उज्जैनी। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि यह किसके लिए आया है मित्रों, तो यह उज्जैनी के लिए आया है। ये एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा कि यत्र सर्वनाम किसके लिए आया है, तो करे उज्जैनी के लिए आया है। करे उस उज्जैनी में जाना जहां पर कि शिप्रा नदी का जो वायु है वह सारसों के स्पष्ट मद से मधुर शब्द को बढ़ाता है, और वह जो है कि वह शिप्रा नदी का वायु खिले हुए कमल के गंध के संपर्क से सुगंधित है, और वह शिप्रा नदी का वायु अंगों को अनुकूल लगने वाला है, और वह अंगों के अनुकूल लगने वाला शिप्रा नदी का वायु स्त्रियों की रति क्रीड़ा के रति क्रीड़ा में उत्पन्न थकावट को दूर कर देता है प्रियतम के समान। जिस प्रकार से प्रियतम पुनः रति करने की इच्छा वाला जो चापलूस प्रेमी उसकी थकावट को दूर कर देता है, वैसे ही, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग और चलते हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी इत्यादियों पर। यह अनुवाद है व्याकरणात्मक टिप्पणी। यत्र मित्रों यह क्या है? अव्यय। अव्यय यह किस लिए आया मित्रों? उज्जैनी के लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, यहां मैंने नहीं लिखा हुआ है। यत्र यह किसके लिए आया है? तो उज्जैनी के लिए आया है, अर्थात जहां। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रत्युषेषु। प्रत्युषेषु जिसका अर्थ होगा मित्रों प्रातः काल। यह शब्द अर्थ की भी दृष्टि से मित्रों महत्वपूर्ण होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रत्युष शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है, सप्तमी का एक वचन, जिसका अर्थ हो जाएगा मित्रों क्या? प्रातः काल। प्रातः काल हो सकता है यह शब्द अर्थ की दृष्टि से पूछ दिया जाए तो इसको नोट कर लेना है। सारसा नाम तो सरस चरंती सारसा, सरस शब्द से अण प्रत्यय लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन है, तो यह पूछेगा तो शब्द अर्थ पूछेगा कौन सी विभक्ति है, तो हमारा ऐसे हम लोग हल कर लेंगे। मद कलम, मदेन कलम, मद कलम तृतीया तत्पुरुष समास। मद से कल अर्थात मद से मधुर, ठीक। तो तृतीया तत्पुरुष समास वैसे महत्वपूर्ण यह नहीं है,
कुजितम, कुछ धन कत अर्थात मित्रों शब्द उसके, यह भी उतना महत्वपूर्ण नहीं। आगे बढ़ते हैं दीर्घी कुर्वन पर। दीर्घी कुर्वन क्या कह रहा है कि दीर्घ धन च्वी धन क्री मित्रों लट लट लकार का क्षत्रि प्रत्यय है ना, कि बढ़ाता हुआ, तो क्षत्रि प्रत्यय ही लगेगा दीर्घी कुर्वन। ठीक, यह शिप्रावातः का विशेषण है। तो मैंने मित्रों वहां पर कहा था, तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा के एकदम नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या है कि स्फुटित कमल आमोद मैत्री कषायः, इसकी थोड़ी सी व्युत्पत्ति लंबी चौड़ी है, लेकिन सब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। कह रहे हैं कि स्फुटितानि च तानि कमलानि, स्फुटित कमलानि। अब बताइए मित्रों, खिले हुए कमल, स्फुटित कमल, खिले कमल, तो विशेष से विशेषण, कर्मधारय समास। ठीक, अब क्या है कि खिले हुए कमलों का आमोद, आमोद माने सुगंध, खिले हुए कमलों का सुगंध, तका की के, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, स्फुटित कमल आमोद। ठीक, अब कह रहे हैं कि खिले हुए कमलों के सुगंध से संपर्क, खिले हुए कमलों के सुगंध से संपर्क, मैत्री माने संपर्क, तो मित्रों से संपर्क हो रहा है, तो क्या हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास। तया कषायः, संपर्क में आने से क्या हो जाएगा मित्रों सुगंधित, तो क्या हो जाएगा तृतीय तत्पुरुष समास। यह भी किसका विशेषण है, यह भी नोट कर लीजिएगा, शिप्रावातः का। यह भी किसका विशेषण है, शिप्रावातः का, जैसे कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब तो इसमें इतना समास है मित्रों, स्फुटित कमल में कौन सा कर्मधारय, यहां तक ले लेंगे आमोद तक तो षष्ठी तत्पुरुष समास, मैत्री तक ले लेंगे तो तृतीय तत्पुरुष समास, यहां तक ले लेंगे तो फिर तृतीय तत्पुरुष समास, यानी परीक्षा में नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए। अब है स्फुटित का स्फुट धन कत, आमोद का अंग मुद धन है, ये सब नहीं पूछने वाला है। मैत्री है मित्र धन से प्रत्यय, गीस प्रत्यय लगा है। हलस तद्धितस्य, ये से या का लोप हुआ है तथा सिद्ध गौराधिभ्य से गीस हो गया है, तो ये मित्रों भी परीक्षा में लगभग नहीं पूछेगा, छोड़ देते हैं। अंगानुकूल, तो अंगा नाम अनुकूल, अंगों के अनुकूल षष्ठी तत्पुरुष समास, सरल सा है, यहां पर कोई हम लोगों को उलझाने वाला बातें नहीं है। शिप्रावातः, ठीक, इसमें पूछा जा सकता है, चूंकि शिप्रा वायु, शिप्रा का वायु थोड़ा सा महत्वपूर्ण शब्द अर्थ है यह, तो पूछा जा सकता, अगर पूछेगा तो बचेगा नहीं। क्यों, क्योंकि भैया कह देंगे शिप्राया वातः शिप्रा वायु षष्ठी तत्पुरुष समास। एक तो मेरा ये बन जाएगा जो एकदम सरल है, लेकिन एक और बन रहा है, क्या, शिप्रा जल संपृक्तो वातः, शिप्रा के जल से संपृक्त वायु शिप्रा वायु, तो यहां पर मित्रों जल संपृक्तों का क्या हो गया, लोप हो गया, इसलिए मध्यम पद लोपी समास भी हो गया। तो दो प्रकार से इसका बन जाता है समास, दूसरा यह है, पहला सरल वाला यह है। ठीक, अब परीक्षा में मध्यम पद लोपी दे तो, और यह देगा तो, वैसे ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस पर आप लोगों का मध्यम पद लोपी पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ज्यादा दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना चाटुकार, तो प्रार्थना चाटुकार, प्रार्थनाया चाटुकार, प्रार्थना में चाटुकार, प्रार्थना में चाटुकार, तो मित्रों सप्तमी तत्पुरुष कहां गया, सप्तमी तत्पुरुष या फिर सुपसुपा समास तारणी झा के अनुसार। प्रार्थना प्रधन अर्थ धन ऋच धन युच, चाटुकारक है चाट धन क्री धनार, ये मित्रों नहीं पूछेगा। प्रीतम का है प्रियधन तम प्रत्यय लगा है, तिशायने तम विष्णु सूत्र से तम प्रत्यय हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, नहीं तो बस एक बार दृष्टि डाल लेनी है। स्त्रीणाम स्त्री धन स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है, तो शब्द अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन सरल है, इसलिए बहुत ज्यादा उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सूरत ग्लानि में सूरतस्य ग्लानि में, यानी स्त्रियों की थकावट, स्त्रियों की थकावट, तो काकी के षष्ठी तत्पुरुष समास, क्या समस्या है। सूरत धन सुधन रम धनगत कत, और ग्लानि में ग्लय धन कितिन, एकदम सरल। हरति हिरी धन लट लकार मित्रों प्रथम पुरुष का एक वचन, राइट।
अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अलंकार के तरफ। अलंकार इसमें कौन सा है? कह रहे प्रलोपमा अलंकार। जैसा कि अभी हम लोगों ने मित्रों चर्चा किया कि इस श्लोक में शिप्रावातः को प्रियतम से पूर्ण समता प्रदर्शित होने के कारण प्रलोपमा अलंकार है। यानी जो शिप्रा का वायु है वह प्रियतम से पूर्ण समता प्राप्त कर रहा है। इस कारण से मित्रों यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? ठीक, प्रलोपमा अलंकार। रीति वैदर्भी गुण प्रसाद, बाकी ये विशेष है। क्या आइए विशेष को देख लेते हैं। ये तो यहां से कोई प्रश्न नहीं बनता। दीर्घी कुर्वन् प्रातः काल के हवा के संपर्क में आकर सारस अधिक कूजते हैं, तो ये कोई परीक्षा का प्रश्न नहीं बनता। ये प्रार्थना ना चाटुकारा है मित्रों। प्रियतमा जब एक बार रमण करने से श्रांत हो जाती है, थक जाती है, तो उसी की बातें हैं। लेकिन यहाँ से भी हम लोगों को कोई परीक्षा का प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए इसको भी विशिष्ट आवश्यकता नहीं है पढ़ने की। रस लेना है, आनंद लेना है, तो आप लोग अपने से पुस्तक में पढ़ते रहिएगा। फिलहाल हम लोगों की दृष्टि से परीक्षा दृष्टि ही होनी चाहिए, रस दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शिप्रा का, शिप्रा देखिए एक नदी का नाम है उज्जैनी, इसी के पावन तट पर बसी हुई है। तो मित्रों शिप्रा नदी के तट पर कौन सी नगरी है? उज्जैनी है। यह परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा हुआ है, और जितनी बार पूछा है उतना ही प्रमुख है। जितना यह प्रमुख है उतना ही हम लोगों को याद भी है। तो इसके लिए मुझे से अलग से कहने की आवश्यकता नहीं कि इसको दिमाग में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम सबको याद है। अब हम लोग इसके लिए बढ़ते हैं संभावित प्रश्न पर। ठीक, कुछ इसमें से प्रश्नों को मित्रों हमने खोद करके निकाला है, थोड़ा सा अध्ययन उसका कर लिया जाए। प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है? शिप्रा नदी के वायु का। यह भी याद कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन ए शिप्रा नदी, ऑप्शन बी शिप्रा नदी का वायु, तो क्या मारेंगे? शिप्रा नदी या फिर शिप्रा नदी का वायु? शिप्रा नदी नहीं मित्रों, क्योंकि यहां पर इस श्लोक में शिप्रा नदी के वायु का वर्णन है, शिप्रा नदी का वर्णन नहीं है। ठीक है, याद रहे। और है मित्रों आगे कि किस नदी का वायु सारसों के कलरव को बढ़ाता है? किस नदी का वायु सारसों के कलरव को बढ़ाता है? शिप्रा है, निर्विंध्या है, सिंधु है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, तो शिप्रा है। इसको याद, चूंकि देखिए ऐसे अगर प्रश्न पूछा ना, ठीक है, कि किस नदी का वायु सारसों के कलरव को बढ़ाता है, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मित्रों मैंने ऐसे ऐसे प्रश्नों को लिखा है कि ताकि स्मरण रहे शिप्रा नदी का वायु। अब आगे है, खिले हुए कमलों की सुगंध के संपर्क से सुवासित किस नदी का वायु है? ठीक है, खिले हुए कमलों की सुगंध के संपर्क से सुवासित, ये शिप्रा नदी का वायु का विशेषण है। तो किस नदी का वायु मित्रों? शिप्रा नदी का वायु है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है कि शरीर को सुहाने वाला किस नदी का वायु है? तो शिप्रा नदी। या मित्रों शरीर को सुहाने वाले की जगह पर इस तरह की से भी लिखा जा सकता है अंगानुकूलः। अंगानुकूलः किस नदी का वायु है? किस नदी का वायु है? तो संस्कृत में तो हम लोगों ने श्लोक में देख ही लिया है। ठीक है, तो अंगानुकूलः शिप्रा नदी का वायु है। किस नदी का वायु शरीर को सुहाने वाला है? शिप्रा नदी। ये प्रश्न रिपीट हो गया है मित्रों। ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यत्र स्त्रीणाम हरति सूरत ग्लानि मंगानुकूलः शिप्रावातः। यहाँ यत्र पद से किसका बोध होता है? यहाँ यत्र पद से किसका बोध होता है मित्रों? उज्जैनी का। जो यहाँ पर यत्र स्त्रीणाम आया है, किसका बोध होता है? उज्जैनी का। शिप्रा के तट पर कौन नगरी है मित्रों? तो उज्जैनी नगरी। सरल है एकदम। उज्जैनी शिप्रा नदी से किस दिशा की ओर है? खतरनाक है। उज्जैनी शिप्रा नदी से किस दिशा की ओर है? यानी उज्जैनी किधर है? पूरब है। याद कर लीजिएगा, उज्जैनी किधर है? पूरब है। ठीक है, और अगर पूरब है मित्रों तो मान लेते हैं ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, और यहाँ से ये उत्तर दिशा की ओर चला है मेघ। ठीक, मेघ उत्तर दिशा की ओर चला है, तो उसको उत्तर दिशा की ओर जाने पर मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा करके उज्जैनी उसको जाना है। तो उज्जैनी अगर टेढ़ा कर रहा है, ऐसे पूरब की ओर चल दिया, उत्तर के बाद इधर पूरब की ओर घूम रहा है,
तो उसको जो है कि कौन मिल गई, पहले कौन मिली, शिप्रा, फिर न उज्जैनी में जाएगा। तो यानी मेघ के मार्ग में उज्जैनी से पूर्व ही शिप्रा नदी है। इसी शिप्रा नदी पर मान लेते हैं मित्रों सीधी सी बात कि ये कौन से हो गई, ये शिप्रा नदी हो गई, बह रही है। तो मेघ यहां पर है, ठीक, ये मेघ है और उज्जैनी नगरी मित्रों कहाँ है हम लोगों की, मान लेते हैं उज्जैनी नगरी है। तो उज्जैनी नगरी यहाँ है, इसके तट पर इस साइड है और मेघ अभी इसी साइड है। तो इस उज्जैनी नगरी किधर, पूरब की साइड में है, कौन, अरे शिप्रा नदी के पूरब के साइड में है कौन, उज्जैनी नदी। अभी मेघ यहां जाएगा, इस शिप्रा नदी का हालचाल ले लेगा, इसके बाद तब जा करके उज्जैनी को पहुंचेगा। तो उज्जैनी का वर्णन तो फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि स्फुटित कमल आमोद मैत्री कसाय किसका विशेषण है, तो शिप्रा नदी के वायु का विशेषण है, अर्थात शिप्रा वातः का विशेषण है। दोनों बातें मित्रों हो जाएंगी। अब है प्रियतम इव, खतरनाक प्रश्न है मित्रों। प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकार किस नदी के वायु को कहा गया है, भयंकर से भयंकर प्रश्न है मित्रों। यह किस नदी के वायु को कहा हुआ है, तो शिप्रा नदी के वायु को, राइट। ये अत्यंत परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक था मित्रों। अब आइए पढ़ते हैं और एक खतरनाक श्लोक को, कौन सा, विशाला के बाजारों के रत्नाधिक्य का वर्णन, यानी उज्जैनी का मित्रों वर्णन आ गया, ठीक है। आइए, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि मेघ शिप्रा का वर्णन हुआ। अब इस शिप्रा के वर्णन के बाद मेघ कहाँ पहुँच रहा है, उज्जैनी में, उज्जैनी के बाजार में पहुँच गया, ठीक है। याद कर लीजिएगा इस प्रकार से कि ये रही मित्रों हम लोगों की शिप्रा नदी, मेघ यहाँ से यात्रा कर रहा है। तो इस शिप्रा नदी की वायु का वर्णन हुआ। इस शिप्रा नदी के बाद मित्रों यहाँ हम लोगों की क्या हो जाएगी, उज्जैनी। अब उज्जैनी के बाजार में आ गया, कहाँ आ गया मेघ, उज्जैनी के बाजार में आ गया इस शिप्रा नदी के बाद यहां पर, ठीक। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो उज्जैनी के बाजार का वर्णन, कह रहे हैं कि हारान 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 तारान तरल गुटकान कोटिसह शंख सुक्ति ही शस्पश्यामान मरकतमणीन मयूख प्ररोहान दृष्ट्वा यस्याम विपणी रचितान विद्रुमाणाम च भंगान संलक्ष्यन्ते सलिल निधयः तोय मात्र वशेषा। ठीक है मित्रों, तब हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं थोड़ा। क्या कह रहे हैं यहां पर कि हारान, अलग अलग पढ़ लेते हैं मित्रों, अलग अलग। ये विशाला के बाजारों का वर्णन है, तो थोड़ा सा हम लोग अलग अलग देख लेते हैं मित्रों। एक मिनट, हाँ मित्रों, तो देखिए हारान, और यहां पर मित्रों नकार को इसका हारान, फिर यहां कर ले हम लोग तारान, सीधी सी बात है। तो हारान मने क्या हो जाएगा हम लोगों का हार, और तारान मने शुद्ध। तो अब बताइए हार कैसा है, शुद्ध है। हार कैसा है, शुद्ध है। तो यह जो तारान होगा हार का विशेषण हो जाएगा। और भी कह रहे हैं कि तरल गुटिकान, तरल गुटिकान अर्थात मित्रों कह लें कि जिनके मध्य में, तरल गुटकान अर्थात जिसके मध्य में जो है कि मणि इत्यादि लगे हों, रत्न इत्यादि लगे हों, ऐसे, जिनके मध्य में रत्न इत्यादि लगे हों ऐसे, ठीक है, या मूल्यवान कोई भी लगे हों। तो यह भी मित्रों ऐसे कर लेते हैं, जिसके मध्य में बहुमूल्य, या सीधे सीधे लिख देते मित्रों रत्न, जिसके मध्य में क्या लगे हों, रत्न, ठीक। तो यह भी मित्रों क्या हो जाएगा, इस हारान का विशेषण, इस हार का विशेषण। तो याद कर लीजिए
कि इस हारान पद का एक तारान विशेषण हुआ, दूसरा तरल गुटकान विशेषण हुआ। हार कैसा है? करें शुद्ध। और क्या शुद्ध? कैसे शुद्ध? तो करें शुद्ध तरल गुटकान, यानी कि जिसके मध्य में बहुमूल रत्न लगे हों, जिसके मध्य में बहुमूल रत्न लगे हों। ठीक, अब आगे कह रहे हैं ऐसे हार क्या कह रहे हैं कि कोटिशः मने करोड़ों, कोटिशः मने करोड़ों हैं। ठीक, ऐसे हार क्या है? करोड़ों हैं। और करें शंख सुक्ति, अर्थात मित्रों कह लें कि शंख और कह रहे सीप, शंख और सीप भी मित्रों क्या है? करोड़ों हैं। शंख और सीप भी करोड़ों। यह कोटिशः पद मित्रों इस शंख सुक्ति के लिए भी आया है, इस हार के लिए भी आया है, मरकतमणि के लिए भी आया है, विद्रुमाण के लिए भी आया है, इन सब के लिए आया है। यानी कि करोड़ों हार और शंख और सीप याद कर लीजिए। और कह रहे हैं कि शष्पश्यामान, शष्पश्यामान अर्थात मित्रों कि कोमल, अर्थात कोमल घास के, ठीक, कोमल घास के समान हरे, कोमल घास के समान हरे। ठीक, अर्थात मित्रों जैसे कोमल घास होती है, जैसे कोमल घास होती है तो उस कोमल घास के समान हरे रंग वाली। ठीक, कौन है उस कोमल घास के समान हरे रंग वाला? कौन है? तो कह रहे हैं कि मरकतमणि, मरकतमणि। ठीक, मरकतमणि। अब वहां पर मित्रों जो मरकतमणि जो बाजारों में लगे हुए विशाला के, जो विशाला के जो बाजारों में मरकतमणि लगे हुए हैं वह किसके हैं? कोमल घास के समान हरे रंग वाली हैं। और आगे यह मरकतमणि, तो यह किसका विशेषण हो जाएगा मित्रों? यह शष्पश्यामान मरकतमणि का विशेषण हो जाएगा। ठीक, वह मरकतमणि कैसी है? तो कोमल घास के समान हरे रंग वाली है। तो यह इसका मरकतमणि का विशेषण। एकदम मित्रों नोट करते रहिए, मैं हर जगह आप लोगों को विशेष विशेषण इत्यादि क्लियर करते चलता हूं। अब करें कि उन्मयूख प्ररोहान, उन्मयूख अर्थात ऊपर के उठते हुए अंकुर रूपी किरणों वाली, अंकुर रूपी मित्रों उन्मयूख अर्थात ऊपर उठते हुए अंकुर रूपी किरणों वाली। ठीक, किरणों वाली इतना समझ लीजिएगा, अंकुर रूपी किरणों वाली। यानी वो जो मरकतमणि है मित्रों, इनके ऊपर से किरणें ऊपर की ओर निकल रही हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, कैसे? जैसे अंकुर निकलता है, जैसे अंकुर निकलता है वैसे ही इसके में से किरणें निकल रही हैं, ऐसी है मरकतमणि। और यह मरकतमणि भी मित्रों क्या है? कोटिशः माने करोड़ों है वहां पे। और कह रहे हैं विद्रुमाणाम, विद्रुणाम माने मित्रों मूंगा, च माने और, भंगान माने टुकड़े, और करे मूंगों के टुकड़े हैं। अब बात इतना समझ में आ गई, मूंगों के टुकड़े हैं। ये सारे के सारे कहाँ हैं मित्रों? करे विपणी रचितान, विपणी माने बाजारों में, बाजारों में, रचितान मतलब मित्रों सजाए हुए हैं या रचे गए हैं, सजाए गए हैं। ठीक है, आगे बातें समझ में। ये सभी के सभी बाजारों में सजाए गए हैं। तो प्रश्न उठेगा दिमाग में कि यह सब रत्न कहाँ के बाजारों में सजाए गए हैं मित्रों? तो उत्तर क्या निकलेगा? यश्याम, यश्याम माने जिस, है ना, जिसमें, किसमें? तो करें उज्जैनी के बाजारों में। ठीक, उज्जैनी। तो इस यश्याम का अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों? सीधा सीधा उज्जैनी ही हम लोग लिख लेते हैं, उज्जैनी के बाजारों में। ठीक है, तब फिर से यहां से ध्यान से समझिएगा कि उज्जैनी के बाजारों में सजाए गए हैं क्या क्या। अब ध्यान से समझिए कि कोटिशः, कोटिशः माने मित्रों करोड़ों हार सजाए गए हैं। और जो हार सजाए गए हैं वो क्या है? शुद्ध हार है, मिलावटी नहीं है।
और उसके वो जिसके उसके मध्य में बहुमूल रत्न लगे हुए, हारों के मध्य में बहुमूल शुद्ध रत्न लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करोड़ों हार सजाए गए हैं। यह दुकानदारी का पहला, अब चलिए रत्नों को हम लोग थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। यह पहला क्या मिला हम लोगों को, हार सजाए गए हैं। दूसरा क्या है मित्रों, तो कह रहे हैं कि करोड़ों शंख सजाए गए, करोड़ों को जोड़ते चलिए। दूसरा क्या है, करोड़ों शंख सजाए गए हैं। तीसरा क्या है, सुक्ति माने सीप सजाए गए हैं करोड़ों। चौथा क्या है, तो कह रहे मरकत मणि सजाए गए हैं। और मरकत मणि कैसे हैं, तो कह रहे हरे घास के समान, कोमल घास के समान हरे रंग वाले हैं और ऊपर उठते हुए अंकुर रूपी किरणों वाली हैं। ठीक, यह हो गया हम लोगों का चौथा मरकत मणि। अब हाँ, शंख सीप का कोई विशेषता नहीं बताए, कोई बात नहीं है। और उसके बाद करें मूंगा के टुकड़े सजाए गए हैं। मित्रों ये 4 हुए और ये हो गया 5। यह करोड़ों, कुटसा को इसके साथ भी जोड़ेंगे, करोड़ों मूंगों के टुकड़े सजाए गए हैं या मूंगों के करोड़ों टुकड़े सजाए गए हैं। ठीक, ये 5 चीजें कहाँ सजाए गए हैं मित्रों, बाजारों में सजाए गए हैं। किसके बाजारों में, तो उज्जैनी के बाजारों में। फाइनल। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा मित्रों कि ये विपणी रचितान जो आया है ना, बाजारों में सजाए गए हैं, ये विशेषण है। और ये हम लोगों को विपणी रचितान जो शब्द है ये सबके साथ जुड़ जाएगा। ठीक, यह विपणी रचितान शब्द एक विशेषण है। लिंग के अनुसार बाजारों में सजाए गए हैं, क्या इसकी विशेषता, ये विशेषण हो गया किसका, हार के साथ भी जुड़ जाएगा। विपणी रचितान हारान, विपणी रचितान शंख शंखान, सुक्ति के साथ भी, और मरकत मणिन के साथ भी, विद्रुमाणाम च भंगान के साथ भी। तो यह जो विपणी रचितान हमारा जो यह पद आया हुआ है, बाजारों में सजाए गए हैं। ठीक, तो यह विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता, हार की भी, शंख की भी, सुक्ति की भी, मरकत मणि की भी और मूंगों के टुकड़ों की भी। तो ये जो विशेषण पद आया है इन सभी के लिए आया है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कहीं पूछे तो गड़बड़ाना नहीं है। मान लेते पूछ दिया कि विपणी रचितान किसका विशेषण है, हारान का या फिर मरकत मणिन का, विद्रुमाणाम भंगान का, तो गड़बड़ाना नहीं है। इस सबका विशेषण है, याद कर लीजिए, शंखान सुक्ति सबका विशेषण है। ठीक, चलिए ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं कि इन सभी को जो सब सजाए गए हैं बाजारों में, उज्जैनी के बाजारों में जो ये 5 करोड़ों की मात्रा में जो 5 रत्न सजाए गए हैं, दृष्टवा इन रत्नों को मित्रों क्या करके, देखकर, संलक्षणते अर्थात मित्रों प्रतीत होता है। संलक्षणते अर्थात कह लें कि प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है। जो भी आप लोगों को उचित लगे, वैसे यह सबसे अच्छा लग रहा है, दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, इनको देख करके उज्जैनी के बाजारों में जो ये करोड़ों 5 रत्न सजाए गए हैं, इनको देख करके दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है कि सलिल निधया मने मित्रों जो जल का खजाना है अर्थात समुद्र, वह समुद्र तोय मात्र अवशेषा, कि तोय मतलब अर्थात जल मात्र ही, अवशेषा का मतलब मित्रों शेष रह गया है, वह जल मात्र ही शेष रह गया है। यह दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है। ठीक, कि लग रहा है कि समुद्र से जितनी खजाना है, मूंगा, शंख, सीप, हार, मरकत मणि इत्यादि सबको समुद्र से निकाल करके ला करके उज्जैनी के बाजार में सजा दिया गया है। और इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र में अब जल मात्र ही शेष बचा है, बाकी कुछ नहीं रहा। रत्न तो सारे यहाँ आ गए हैं उज्जैनी में। ठीक है, यही बातें कहना चाह रहे हैं। ठीक, तो चलिए एक बार संपूर्ण अर्थ को पूरा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि जिस उज्जैनी के बाजारों में करोड़ों शुद्ध, जिसके मध्य में रत्न बहुमूल रत्न सजाए गए हों, ऐसे हार, करोड़ों शंख, सीप, मरकत मुड़ी जो कि कोमल घास के समान हरे रंग वाली है और इसके ऊपर
उठते अंकर रूपी किरणों वाली है ऐसी मरकतमणि और मूंगों के टुकड़ों को करोड़ों मात्रा में बाजारों में सजाया गया है उज्जैनी के, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र जल मात्र ही शेष रह गया है। ठीक है मित्रों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इन शब्द अर्थ की अब कोई आवश्यकता नहीं, अनुवाद पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं, अब सीधे सीधे व्याकरणात्मक टिप्पणी पर आ जाते हैं। यस्याम, यस्याम यद सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द है मित्रों। यह सर्वनाम विशाला के लिए आया है। किसके लिए आया? विशाला। विशाला का अर्थात मित्रों यह उज्जैनी भी कह सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि विशाला का ही नाम उज्जैनी है। विशाला का ही नाम उज्जैनी है, तो इसके लिए गड़बड़ाना नहीं है। कोटिशः मने द्वितीया का बहुवचन है, जिसका अर्थ होगा करोड़ों। विपणी रचितान मने विपणी सुरचिता, बाजारों में रचित। तो मित्रों सप्तमी तत्पुरुष समास सुवाद की उत्पत्ति कर लेंगे, द्वितीया के बहुवचन में विपणी रचितान बन जाएगा। यह विशेषण लिंगानुसार हार शंख सुक्ति आदि सभी पदों से संबंध है। ठीक है, तो यह एकदम इसको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तारान, तारान जो शब्द है मित्रों इसको देख लेते हैं कि तारान तार पुलिंग शब्द है, द्वितीया का बहुवचन है। यह भी हारान का विशेषण है, त्रिधन ऋच धन अच। और तरल गुटकान, तरला गुटका ये सुते बहुब्रीही समास, अर्थात जिसके मध्य में गुटका हम बहुमूल्य रत्न लगे हो, गुटका लगे हो, बहुमूल्य रत्न का टुकड़ा लगा हो, ऐसा। यह भी मित्रों हारान का विशेषण है, जैसा कि भी हमने बताया। तो यह भी हारान का विशेषण है और मित्रों यह भी हारान का विशेषण है। तरल त्रिधन कलच, गुटका का गुटिधन कंधन टाप, ये सब परीक्षा के प्रश्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? हारान। हारान जो शब्द है इसका देखते हैं। हार पुलिंग शब्द है, द्वितीया का बहुवचन है, कोई समस्या नहीं। शंख सुक्ति ही, शंखाश्च सुक्तयश्च द्वंद्व समास, प्रथमा का बहुवचन। शस्प श्यामान, शस्पवत श्यामा उपमित समास, द्वितीया बहुवचन। मित्रों यह मरकत मणिन का विशेषण है, जो कि चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। यहाँ पर समास की दृष्टि से नहीं, विशेष विशेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन मयूख प्ररोहान, मयूखा नाम प्ररोहा षष्ठी तत्पुरुष समास। उद्गता मयूख प्ररोहा ये सामते बहुब्रीही समास, द्वितीया बहुवचन मित्रों। और यह भी मरकत मणिन का ही विशेषण है। प्ररोह की व्युत्पत्ति देख लेंगे, प्रधन रुधन अच, काम हो गया। ठीक, चलिए मरकत मणिन। मरकत मणिन मित्रों मरकतानि चौते मणयः मरकत मणयः कर्मत कर्मधारय समास। ये मैं कहूँगा कि इसको थोड़ा समास की दृष्टि से देख लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ दिया जाए। तो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, इसलिए कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला है विद्रुमाणाम। विद्रुमाणाम, विद्रुम पुलिंग शब्द है, षष्ठी का बहुवचन है, परीक्षा के लिए कोई विशिष्ट महत्वपूर्ण नहीं है। भंगान भंग पुलिंग शब्द है, द्वितीया का भी बहुवचन है, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। भंग भंज धन घय धातु घय प्रत्यय लगा है। दृष्टवा दृष्ट धन कत्वा, ऐसे ही सरल है। सलिल निधेया, सलिला नाम निधेया, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, तो ये अगर यहाँ पर मित्रों मिसिंग है, ध रहेगा, सलिल निधेया। ठीक है, तो सलिल निधेया मित्रों यहाँ पर भी जो है कि षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है और सरल इतना है कि पूछेगा तो बचेगा ही नहीं हम सभी लोगों से। अर्ध निद्रा या स्वप्न में भी आप लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को हल करते रहेंगे। तो ये मात्रावशेषा, ये चीज बताना भूल गए मित्रों हम लोग कि ये सलिल निधेय का मित्रों विशेष विधेय विशेषण है। और इसमें समास कौन सा है? तो ये मात्रम अवशेषो यह सामते बहुब्रीही समास है, जिसका जल मात्र ही शेष रह गया हो वह। तो ये विशेषण भी हो गया, विधेय विशेषण। तो समुद्र मात्र, अब
विधेय विशेषण की चर्चा तो मित्रों हमने पहले कर ही चुका है। विधेय विशेषण किसको कहते हैं? जो कि उस विशेष्य के बाद में आए, जो कि विशेष्य के बाद में आए। तो यह हम कहेंगे है ना, अगर हिंदी इससे अगर देखा जाए तो कैसे हिंदी बैठेगी हम लोगों की? जो समुद्र है जल मात्र अवशेष मालूम पड़ता है, तो जल मात्र अवशेष उस समुद्र का क्या हुआ? विशेषण हुआ, तो बाद में प्रयुक्त हो रहा है, तो विधेय विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये इसका तोय मात्र अवशेषा का विधेय विशेषण हुआ। और इसमें मित्रों समास की दृष्टि से भी ये मैं कहूँगा कि वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, और इस विधेय विशेषण की भी दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। संलक्षणते, तो ये समलक्षणी से लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन धातु रूप के दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो है मित्रों, लेकिन इतना ऐसा है कि हम लोगों से हल हो जाएगा, समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक, अब अलंकार की बात कर लेते हैं थोड़ी हम लोग। तो मित्रों यहाँ पर अलंकार कौन सा है? उदात्त अलंकार। अब आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पे अतिशय लोकोत्कृष्ट वस्तुओं का वर्णन होता है, वहाँ पर हम लोगों का जो है कि उदात्त अलंकार हो जाता है। किसी का वैभव का एकदम शानो शौकत का एकदम जो कि इस लोक के लिए संभव न हो, उस प्रकार से उत्कृष्ट जब वर्णन होता है मित्रों, तो वहाँ पर उदात्त अलंकार हो जाता है। ये यहीं पर लोकोत्कृष्ट वस्तुओं का वर्णन होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उदात्त अलंकार हुआ। अब आगे बढ़ते मित्रों, तोय मात्र अवशेषा। तो यहाँ पर परीक्षा का कोई प्रश्न बनता नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। उन्मयूख प्ररोहान है, यह भी मित्रों यहाँ पर से हम लोगों का कोई प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए हम लोग इसको भी छोड़ देते हैं, समय बचा लेते हैं। बाकी जब मित्रों आप लोगों की एलटी की वैकेंसी आने वाली है, जब आ जाए, अब तो 2025 में ही आएगी, और हमको लगता है कि इस टीजीटी का एग्ज़ाम, मित्रों ये भी बात है कि टीजीटी का एग्ज़ाम देके प्रस्तावित है। एक चीज़ ये भी नोट कर लीजिएगा, यह पेपर में निकला, अभी आयोग ने कोई नोटिस नहीं जारी की है, और हमने पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि यह एग्ज़ाम जो है प्रस्तावित है। और जिस दिन मैंने बताया था इस एग्ज़ाम के बारे में, उस दिन भी उसी दिन हमने स्पष्ट कर लिया था कि यह मान करके मत चलिए किसी डेट को एग्ज़ाम होगा, लेकिन यह मान करके चलिए कि उसी डेट के आगे पीछे एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अगर घसके की भी डेट इधर उधर होगी भी तो बहुत ज़्यादा आने जाने वाली नहीं है, फर्क पड़ने वाली नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2-4-6 महीना घसक जाएगा, डेट आगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसी इर्द गिर्द में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लग रहा है उसी अप्रैल माह के इर्द गिर्द या मार्च अप्रैल इसी के इर्द गिर्द में मित्रों ये एलटी की भी वैकेंसी आ जाएगी। तो जब उसकी पढ़ाएंगे मित्रों, तब आप लोग देखिएगा विस्तृत चलेगा हम लोगों का, एकदम रस और प्रश्नों के साथ। खैर चलिए हम लोग संभावित प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं किस श्लोक में उज्जैनी के बाजारों का वर्णन मिलता है? ठीक है, तो हारान तारान अतरल गुटकान यही है। किसके बाजारों में करोड़ों हार शंख पन्ना आदि थे? किसके बाजारों में? माल प्रदेश के, उड़ीसा के, उज्जैनी के, या फिर कुरुक्षेत्र के, ब्रह्मवैवर्त के, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो उज्जैनी के, उज्जैनी के हारों शंखों पन्नों और मूंगों के टुकड़ों को देखकर कौन जलावशेष मात्र मालूम पड़ता है? तो कौन जलावशेष मालूम पड़ता है मित्रों? समुद्र मालूम पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ें। और प्रस्तुत श्लोक में मरकत मणिन के कितने विशेषण हैं? मरकत मणिन के कितने विशेषण हैं? तो मित्रों 3 विशेषण हैं। ठीक है ना? कौन कौन से? एक तो हो गया सस्पश्यामान, एक हो गया उन्मयूख प्ररोहान, एक हो गया विपणी रचतान। क्योंकि विपणी रचतान तो मित्रों हम सबका विशेषण है, तो एक तो ये बनेगा ही बनेगा, और इसके लिए पर्सनली ये 2 ठो आए हैं, तो कुल 3 विशेषण हो गए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। ये सब सोच सोच करके जितना ही गहराई से बैठ करके सोचेंगे, उसमें उतना ही अनेक भांति भांति के प्रश्न निकलते चलेंगे। प्रस्तुत श्लोक में हारान के कितने विशेषण हैं? हारान के कितने विशेषण हैं? तो इसके भी 3 हो जाएंगे मित्रों। एक तारान हो जाएगा, एक तरल गुटकान हो जाएगा, और विपणी रचतान तो इसका है, इसका भी है, तो इसके भी 3 हो जाएंगे।
ठीक, चलिए और भी आगे प्रश्न है या फिर नहीं है? दो है, देख लेते हैं। तो यह दोनों को प्रश्नों को देख लिया जाए मित्रों कि हारान तारान तरल गुटकान, यहाँ तारान पद का क्या अर्थ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, पूछे जाने योग्य प्रश्न है परीक्षा में। तारान पद का क्या अर्थ है? शुद्ध, इसको भी आई ग्रुप में रख लीजिएगा। और है मेघदूत में किस नगरी के बाजारों का वर्णन है? मेघदूत में किस नगरी के, मान लेते बाजारों का वर्णन है, वैसे तो बहुत कुछ का वर्णन है, लेकिन यह वर्णन होगा किस नगरी के बाजारों का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त का है, दसपुर का है, दसारण देश का है, माल प्रदेश का है, किसके नगरी का? तो उज्जैनी नगरी के मित्रों बाजारों का वर्णन है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हुआ हम लोगों के इससे संबंधित, जो कि परीक्षा में संभावित प्रश्न है। अब इसका प्रसंग है मित्रों और श्लोक संख्या 34 है। थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है मित्रों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर अभी आप लोगों की 8 बजे की भी कक्षा चलेगी, जो कि अभी रचना अनुवाद कौमुदी को हमने ब्रेक किया हुआ है। कुछ लोग ये भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं सर अब पढ़ाएंगे कि नहीं? तो भाई मैं रचना अनुवाद कौमुदी पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से व्याकरण का रिवीजन करवा दूँ। अब चूँकि ये आवश्यक है बाबूराम सक्सेना के अनुसार, तो अभी ये चल रहा है मित्रों। समय मिलेगा तो रचना अनुवाद कौमुदी पुनः प्रारंभ की जाएगी। ठीक है मित्रों, आगे फिर मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।